वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आपको सीधा उत्तर प्रदेश विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है, कौन निवेश को ला रहा है, कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है। ये जनता जनार्दन जानती थी और इसीलिए जनता जनार्दन ने भी तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया, सरकार को पुनः आने का अवसर दिया। 37 वर्षों के बाद महोदय, 37 वर्षों के बाद कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की, कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से आई है और फिर से धमाकेदार तरीके से अपना काम प्रारंभ भी कर रही है। ये चीजें सरकार के जनादेश को बताती है और महामहिम राज्यपाल जी ने यही कहा। मैं यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और इतने बड़ी आबादी का राज्य हर एक सरकार ने अपने समय में जरूर कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक आखिर हम क्यों नहीं बन पा रहे थे जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी। और राज्यपाल महोदय ने इसी बात का उल्लेख किया कि 37 वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना तो कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। ये कब तक आप वो करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का अनादर है। और महोदय यही नहीं, इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई। हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था, कह रहा था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लेकिन यहां पर चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी। और क्या स्थिति थी बंगाल में? विधानसभा चुनाव के बाद जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर, पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। दो 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। और यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने के लिए मजबूर हुए थे। 57 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ था और 7,000 से अधिक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हुई थी। ये स्थिति थी वहां की। वेस्ट बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी आबादी है और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई।
ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। लेकिन क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो तब भी क्या ऐसे ही रहता? नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने हमें हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह करता है कि मिशन हमारा केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मिशन देश होना चाहिए। देश के हित के लिए कार्य करना, और देश के लिए हित के लिए कार्य करने के लिए भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, तो संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान भी हमें करना होगा। उन संसदीय भावनाओं को सम्मान करके हमें आगे बढ़ना होगा, और उन भावनाओं को लेकर के यहां पर लगातार कार्य होता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चलते हैं, उन्हीं भावनाओं को लेकर के सम्मान भी दिया जाता है, वही कार्य होते हैं। और यही कारण था मार्च 17 में जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कार्य प्रारंभ हुए थे। हमने कार्य किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल और ट्रिपल स्पीड से काम किया, उसके परिणाम भी आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम रैंकिंग में भारी सुधार हुआ। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया। यहां पे उंगली उठाई गई, खासतौर पर पुलिस के बारे में। क्या ये सच नहीं कि 2016-17 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है, उसमें 1.5 लाख से अधिक पुलिस के विभिन्न पदों के स्थान खाली पड़े हुए थे, और वे सभी खाली पड़े हुए थे। हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि जिन लोगों की भर्ती पहले हुई होगी वे रिटायर भी हुए होंगे, अब तक 1,54,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया, जिसपे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई, तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी स्वच्छता और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। 1,54,000 से अधिक पुलिस की भर्ती को संपन्न भी किया, और भर्ती को संपन्न करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग की क्षमता को हम लोगों ने तिगुनी किया है। जो पुलिस भर्ती में केवल भर्ती नहीं होना है, भर्ती होने वाले रिक्रूट हैं उनकी ट्रेनिंग को भी उसी क्षमता के साथ आगे बढ़ाना था। 3 गुनी क्षमता की गई। पैरामिलिट्री और मिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी लिए गए, और ट्रेनिंग सेंटर में फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। व्यापक रिफॉर्म किए गए। पहली बार प्रदेश में 4 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ का गठन हुआ, एसएसएफ का गठन हुआ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश ने मात्र 2 साइबर थाने थे, हर एक रेंज में एक साइबर थाने का गठन हुआ। सेफ सिटी के अंतर्गत सभी स्थानों पर जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, 17 नगर निगम हैं, इन सभी 17 नगर निगमों को आईटीएमएस के साथ जोड़ते हुए सेफ सिटी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पीएसी बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएसी होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएसी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन
पीएससी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था। और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ, लेकिन बाद में उसको उससे निकाल दिया गया। परिणाम क्या स्थिति थी? उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया और फिर उसने घर में जाके सुसाइड किया। लेकिन 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पीएससी की कंपनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हम लोगों ने फिर से प्राप्त कर लिया है। 3 महिला बटालियन भी पीएससी की गठित की गई। तीनों के गठन हम लोग कर चुके हैं। उनकी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब मातृशक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। और यही नहीं, जो पुलिस बल की हमने भर्ती की, इसमें 20% बेटियों को भी हम लोगों ने भर्ती करने का काम किया है। वे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा के लिए भी आजादी के बाद जो कार्य होना चाहिए था, पहली बार 17 से 22 के बीच में वह कार्य होते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस सुधार का व्यापक परिणाम सामने आया है। हम लोगों ने रिफॉर्म ही नहीं किए, हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उनको किया है और हर एक स्तर पर। और आज पुलिस की छवि पर इसका असर पड़ा है। जो मैं कह रहा था कि जब हमें अहंकार होता है तो हम कहते हैं साहब हमने ये काम कर लिया, लेकिन जब दुनिया कहती है कि आपने कुछ तो तब सम्मान पाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक कहीं जाता है तो दुनिया के अंदर सम्मान पाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज यहां पर जो बातें यहां पर हम करने के, यहां पर जो आज आए हैं, राज्यपाल जी के भाषण पर बात करने के लिए आए हैं। महोदय, मुझे इसी पर यह बात कहनी थी कि उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती के कार्यक्रम के साथ, पुलिस रिफॉर्म के साथ, पुलिस को टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड करने के बाद जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने और हर एक फील्ड में इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हमारा युवा क्या स्थिति थी? 2015-16 में वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है
यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। 5 लाख सरकारी नौकरी भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी गई। कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई भाई भतीजावाद हुआ हो, कोई नहीं कह सकता है। और विभागों ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया और 60 लाख स्वरोजगार का भी सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हुआ। और इन सब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आज पहचान का कोई संकट नहीं हो। कहीं जाता है सम्मान के साथ, दुनिया उन्हें देखती। कहां से? उत्तर प्रदेश से। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के लिए यह जनादेश प्राप्त हुआ है। मुझे अच्छा लगता, नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में उन्होंने अच्छा भाषण उस दिन दिया और उस भाषण में उन बातों का उल्लेख थोड़ा कर देते, खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। क्या ये सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत ना आई हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती। कैसे 147 करोड़ के पीपीआर को बढ़ा करके 1400 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। खनन घोटाले की भी चर्चा कर लेते, उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में हैं। यानी ये स्थितियां थी। खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या थी? लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। सरकार युवाओं के लिए और उनके भविष्य के लिए पूरी तरह सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से बाहर आ चुका है, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। आज वो जहां कहीं भी जाएगा, अब उसके सामने कोई संकट नहीं है, यहां भी नहीं है। हमारी सरकार एक परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, कल बजट में उसका चर्चा भी हुई है। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई है। मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा हो चुकी है। यूपी के इस युवा की ऊर्जा का लाभ यूपी लेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर के देश की अग्रणी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतना गुमराह करने वाली बातें होती थी, ऐसी बातें होती थी। किसान सर्वाधिक आत्महत्या किस सरकार के समय किया था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या 2004 से लेकर के 2016 के बीच में हुई है। हम लोग आए थे 2017 में, प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने
86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। धान और गेहूं क्रय की एक पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, मैं एक कुछ आंकड़े यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसकी खासतौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2012 से लेकर 2017 के बीच किसानों से धान का जो कुल क्रय किया गया, क्रय केंद्रों के क्रय केंद्र नहीं चलते थे। पिछली सरकारों में आड़तियों के माध्यम से क्रय किया जाता था। एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था और उसका परिणाम था कि जितना लाभ किसान को मिलना चाहिए था नहीं मिला। अगर धान की ही मैं बात करूं, 2012 से 17 के बीच में 1042 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट हुआ ये आड़तियों के माध्यम से, लेकिन 17 से 22 के बीच में 1214 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया गया। बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, कोई आड़ती नहीं था, कोई एजेंट नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय धान का जो कुल भुगतान किसानों को किया गया वह किया गया था उस पीरियड में 5 वर्ष के उस कालखंड में 12,804 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में 5 वर्ष के 17 से 22 के बीच में भुगतान किया गया 40,158 करोड़ 90 लाख रुपया। ये गेहूं के प्रोक्यूरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, और धान के प्रोक्यूरमेंट में 12 से 17 के बीच में 17,190 करोड़ रुपए भुगतान किए गए, जबकि 5 वर्ष के अपने कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 244,17 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया। हमने डीबीटी के माध्यम से पैसा किसान के खाते तक पहुंचाने का काम किया है। महोदय, ये एक तस्वीर है किसान के बारे में। गन्ना किसानों का, गन्ना किसान के समय, पिछली सरकारों के समय चीनी मिलें बंद होती थी, औने पौने दाम पे बेच दी जाती थी। हमारी सरकार में कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, बेची नहीं गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की चीनी मिल रमाला वर्षों से आज जोत रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार होगा, किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने वहां पे एक नई चीनी मिल लगा दी है, चीनी मिल का संचालन भी हो गया है। मुंडेरवा में किसानों पे गोलियां चलाई गई थी, वहां पे एक नई चीनी मिल आ गई है, संचालन हो चुका है। पिपराइच में नई चीनी मिल का संचालन हो चुका है। जो चीनी मिलें बंद थी, उन चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाया। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है तो हम लोगों ने उसको चलाने का कार्य आगे बढ़ाया है। कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलें चलाई, और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर महोदय 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 12 से 17 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का जो भुगतान हुआ है उससे 78,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि है। अब गन्ना किसानों के हित में कौन काम कर रहा है? जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वह गन्ना किसानों का हितैषी है, या जो चीनी मिलों को बेच करके गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं? और यही होता था, इसलिए किसान ने कुछ वो नहीं किया। पहले फेज का चुनाव हुआ था, लोग बड़ी बड़ी नारेबाजी करते थे, कहते थे फर्स्ट फेज में आप देख लेंगे, किसान आंदोलन है। 58 सीटों पर चुनाव हुए थे, 58 में से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। 58 में से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी।
क्योंकि अन्नदाता किसान जानता है कि उनके हितों का संवर्धन करने वाली सरकार कौन है। ऐसा लेकिन लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में देश के किसानों को दिया। ये पहली बार किसानों को मिल पाया और उसका लाभ यहां पर उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। गोरखपुर का बंद खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था, किसी को फुर्सत नहीं थी। कमोवेश हमारे विपक्ष में बैठे हुए सभी मित्रगण ये सभी केंद्र की सरकार में 1990 के बाद रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं। और 1990 के बाद से इन लोगों ने कभी भी गोरखपुर के बंद खाद कारखाने के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। महोदय, आज गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से प्रारंभ हो चुका है, वहां की चिमनी फिर से धुआं उगलने लग गई है और वहां पर बेहतरीन खाद का उत्पादन फिर से हो रहा है। यह सरकार की कार्यपद्धति को प्रदर्शित करता है। यही नहीं, सरकार ने और भी काम किए। कृषि विज्ञान केंद्र किसान को तकनीक देने के लिए, किसानों के प्रशिक्षण के लिए, उन्हें उत्तम बीज मिल सके, उत्तम तकनीक मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार 2014 में आने के बाद लगातार प्रदेश सरकार को कह रही थी कि हम कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहते हैं, आप लीजिए। लेकिन यहां पर तो पहले से जो 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे उनकी हालत अत्यंत खराब थी, बहुत ही खराब स्थिति में थी। कोई पुरसाहल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को मिल रहे थे, नहीं लिए गए। 2017 में हम लोग आए, हमारे कृषि मंत्री जी गए, एक ही बार में सभी 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो गए। और उत्तर प्रदेश यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश देश में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी हुई है। किसानों के प्रशिक्षण, किसानों को उत्तम बीज देना, किसानों को अच्छी तकनीक देना, और किसान आज खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ देश के अंदर खाद्यान्न में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को हमारे अन्नदाता किसान फिर से लेके आए हैं। सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश फिर से स्थापित हो गया है। नहीं तो पिछड़ता जा रहा था। हर एक फील्ड में वो उत्तर प्रदेश को पिछड़ते जा रहे थे। आज ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर फिर से काम करने प्रारंभ हो गए हैं। ई नाम के साथ प्रदेश की मंडियों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनके विस्तारीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और 125 मंडियों को इस दौरान प्रदेश के अंदर ई नाम के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हुई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर किसानों के अलावा जो गन्ना किसानों की अन्य समस्याएं थी। महोदय, चीनी मिलें बंद होती थी क्योंकि किस प्रकार का सिंगंजा उन पे कसा हुआ था, बंद करने की साजिश होती थी, फिर उसको औने पौने दाम पर बेचने की साजिश होती थी। आज तो चीनी मिलें, हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को शुगर प्रोडक्शन के साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ा जाए। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने परमिशन दी पूरे देश के अंदर, और हम लोग इसके माध्यम से देश के अंदर आज सर्वाधिक इथेनॉल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में उत्पादन हो रहा है। यह इस समय 107.21 करोड़ लीटर हो गया। उत्तर प्रदेश में इस समय इथेनॉल का जो उत्पादन हो रहा है, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल आपूर्तिकर्ता राज्य के रूप में भी स्थापित हुआ है। यानी ये जो पैसा पहले पेट्रो डॉलर के रूप में बाहर जाता है, अब वह पैसा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इथेनॉल के रूप में, जब उस इथेनॉल का इस्तेमाल यहाँ के वाहनों में उपयोग करने के लिए अभी उसको 10% फिर 20% तक बढ़ाने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। लेकिन जब एक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये पैसा भी जो जा रहा है किसान के खाते में जा रहा, अन्नदाता किसान को जो पैसा पहले बाहर जाता था, गल्फ कंट्रीज को जाता था, अब वहां न जाकर के वो पैसा हमारे अन्नदाता किसान की जेब में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश में इस दौरान हुआ है।
और महोदय यही नहीं, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान को, उत्तर प्रदेश को मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। पिछली सरकारों में होड़ लगी रहती थी कि कितने ब्लॉक को हम डार्क जोन घोषित कर लें, डार्क जोन घोषित करने की होड़ लगी रहती थी। हमने डार्क जोन से उसे उभारने का काम किया है। सिंचाई की योजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भारत सरकार बार बार राज्य सरकार को कहती थी कि भाई हम आपकी पुरानी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जिससे अन्नदाता किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, वो अधिक उत्पादन कर सके, लागत कम हो सके, उत्पादन ज्यादा बढ़ सके। लेकिन पिछली सरकारों की अब फुर्सत नहीं थी इन सब चीजों को करने की। आज हम लोगों ने बाण सागर परियोजना पूरी कर ली, अर्जुन सहायक परियोजना पूरी कर ली, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी कर ली। ऐसी 20 से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को सरकार ने पूरा किया और वर्तमान में लगभग 21 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य हुआ है, जिसमें महोदय 45 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुआ है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत भी बुंदेलखंड में तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट वहां पर लगाए गए और भी अन्य कार्यक्रम प्रदेश के अंदर इस योजना के अंतर्गत हुए हैं। महोदय यही नहीं, प्रदेश के अंदर हमारे श्रमिकों के लिए पिछली सरकार ने आखिर क्या कार्य योजना बनाई थी। उन्हें एक समस्या मानते थे लोग, और जब समस्या आती है, अंतर यही है, आप समस्या पर चर्चा करते हैं, समस्या पर चिंतन करते हैं, और हम लोग समाधान पर चिंतन करते हैं। महोदय समाधान के यानी समस्या के 2 ही समाधान होते हैं और दोनों का नाम एक ही है, भाग लो भाग लो। यानी एक भाग लो का मतलब हम उसमें उस चैलेंज को स्वीकार करें, उसका समाधान निकाल लें, और एक प्लान कर लो। आपने प्लान का रास्ता अपनाया तो जनता ने आपको पलायित कर दिया। हमने चैलेंज को स्वीकार किया तो हमारा श्रमिक हमें सम्मान देने के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, वार्डिक होकर के हमारे साथ खड़ा हुआ। उसने मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होकर के काम किया। आज उत्तर प्रदेश ने प्रवासी हो या निवासी, हर श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे दी है। ₹5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक श्रमिक के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। फ्री में, कोई पैसा उनको नहीं देना है, पैसा सरकार देगी। यह सुविधा भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। बटाईदार जितने भी हमारे थे जो खेती किसानी के साथ जुड़े होते थे, 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक बीमा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उसे कवर करने की गारंटी भी सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवा दी है। और यही नहीं, हर एक श्रमिक को कोविड महामारी के दौरान भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवाने का कार्य है। संकट का साथी कौन, ये कोरोना महामारी ने बता दिया है। सरकार उनके द्वार थी। राशन कार्ड की सुविधा हर एक श्रमिक को दी। और यही नहीं, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अगर यूपी का कोई हमारा श्रमिक भाई किसी अन्य राज्य में कार्य कर रहा है, कार्ड उसने यहां बनाया है, तो उसे सुविधा प्रधानमंत्री जी ने दी है कि वो महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर कहीं भी जाके राशन अपना ले सकता है। उसको नेशनल पोर्टेबिलिटी ये सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ये सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश का हर श्रमिक इसका लाभ ले रहा है। या जो लोग दूसरे राज्यों के श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं,
उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए, आज कार्यकर्ता था, आज लखनऊ में है, 2 महीने यहां कार्य किए, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद फिर वह जाता था आगरा में जाने के बाद वहां पर भी कार्य करने के बाद फिर तीसरी जगह चला जाता था। बच्चे उन्हीं के साथ घूमते रहते थे, स्कूल नहीं पढ़ पाते थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोग 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं, जिसमें श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के साथ ही उन्हें हर प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का काम भी होगा। यह सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ किया है। महोदय, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को बहुत सम्मान दिया गया है और हमारी संस्कृति में तो जो कुछ भी सुंदर है, अच्छा है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना मातृशक्ति के रूप में ही की गई है और उस परिकल्पना को क्रियान्वित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार जब आई थी 2017 में, तो सरकार आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। उन सभी सौदों पर शिकंजा कसा था जो बेटियों और बहनों के बाहर जाने पर बाधक बने हुए थे और उन्हें परेशान करते थे। सख्ती से शिकंजा कसा गया। प्रदेश के अंदर उन सभी योजनाओं को लागू किया गया जो भारत सरकार की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, राज्य सरकार से भी चलाने की आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रदेश के अंदर लागू किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत हम लोग 6 चरणों में बेटी को शासन की ओर से एक मानदेय उपलब्ध करवाते हैं। बालिका के जन्म होने पर 2000 रुपये, 1 वर्ष की बालिका हो और टीकाकरण पूर्ण होने पर 1000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश पर 2000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश होने पर 2000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश होने पर 3000 रुपये और 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरांत या स्नातक में प्रवेश करने पर उसे 5000 रुपये, कुल 15000 रुपये की राशि राज्य सरकार के स्तर पर बेटी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है और अब तक प्रदेश की 12,67,000 से अधिक बेटियां इससे आच्छादित हो चुकी हैं। मैंने पुलिस भर्ती की बात पहले की कि 20% बेटियों को हम लोगों ने पुलिस की भर्ती में स्थान दिया। वे आज महिला सुरक्षा के साथ साथ मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं या फिर रसोइया हैं, इन सब के मानदेय को बढ़ाने का काम भी प्रदेश ने किया। कोई सम्मानजनक ढंग से आज आप देखते होंगे, वे आंदोलन नहीं बल्कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन लोगों ने 25 करोड़ जनता को बचाने का काम भी किया। अभिनंदनीय है उनका काम। एएनएम है, आशा संगनी है, आंगनवाड़ी है, उन सब ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके एक एक प्रदेश के नागरिक को बचाने का काम किया और हेल्थ वर्कर्स के साथ कदम से कदम मिला करके उन्होंने उस संकट के दौर से प्रदेश को बाहर, प्रदेश का मॉडल प्रस्तुत सबके सामने प्रस्तुत किया। तो प्रदेश सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी उनके सम्मान का संवर्धन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। महोदय, प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान बहुत सारी अपनी ऐसे कार्यक्रम चलाए जो भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार का लाभ वास्तव में प्रदेश की जनता को प्राप्त हो सके। और डबल इंजन, हमारे नेता प्रतिपक्ष को डबल इंजन से हो सकता परहेज हो, लेकिन डबल इंजन का लाभ किस रूप में प्रदेश की जनता को प्राप्त हुआ है, अगर मैं इसकी एक छोटी सी झांकी भी यहां प्रस्तुत कर लूं तो ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे किया गया, उसके लिए
देखिए, ऐसा नहीं कि योजनाएं जो हैं केवल हमारे आने के बाद प्रारंभ हुई हों। देखिए, समस्या थी, लेकिन समस्या का समाधान भी है। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है, लेकिन करने की इच्छा नहीं तो बहाना भी निकल जाता है। आपने बहाना ज्यादा बनाया था, रास्ता नहीं निकाला था, रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये महारत हासिल है हम पे, हम लोगों ने किया है। क्योंकि शौचालय हमारे लिए केवल एक गरीब के घर में उसकी गरिमा की रक्षा करने का ही माध्यम नहीं बना था, बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा का भी ये माध्यम और उनके गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम हमें मिला। 2,61,00,000 शौचालय प्रदेश के अंदर बने थे। जब स्वच्छ भारत मिशन चला था तो सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा बैरियर यूपी माना जा रहा था कि यूपी इसे प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 2.5 साल का समय समाजवादी पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ था, और 2.5 साल हमें 1.5 साल का ही समय मिला था, क्योंकि 2018 में ही इस लक्ष्य को पूरा करना था। अक्टूबर 2018 में हम लोगों ने कहा कि हम करेंगे। पिछले 5 साल में बहुत कम ये बन पाए थे, रुचि नहीं थी, पिक एंड चूज होता था। हम लोग आए, हम लोगों ने राजमिस्त्रियों का ट्रेनिंग करवाया, युद्ध स्तर पर कार्य आगे बढ़ाया, और अगले 1.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लक्ष्य को पूरा किया। और सब ने उत्तर प्रदेश के मॉडल को कि हम लोगों ने खुले में शौच से मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त किया है, इसकी उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना भी की। लाभ क्या हुआ है, मैं इसका लाभ भी बताता हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हमारे मान्य जनप्रतिनिधि होंगे, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, सहारनपुर तक ये पूरी बैठ जाती थी। हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत होती थी इंसेफ्लाइटिस से। इंसेफ्लाइटिस के लिए हमारी लंबी लड़ाई चली थी। मैं 1998 में पहली बार सांसद बना था, और तब से हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस समस्या को हम लोगों ने केवल उपचारात्मक करने का प्रयास किया। नहीं हो सकता था, उपचारात्मक नहीं था। उसके लिए हमें क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, उसके बारे में कोई प्रयास नहीं हुआ था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने कहा कि उपचारात्मक पक्ष भी हमारा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें उस पक्ष की तरफ भी जाना चाहिए जो पक्ष एक लोक जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ा होता है, और स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इसमें सहायक हो सकती है। और महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस जिसमें 40 वर्ष में, जिस महामारी के कारण 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और ये 50,000 बच्चे कौन थे? या तो दलित संवर्ग से मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे थे, या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे थे। 50,000 से अधिक बच्चे मरे थे, लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। 2017 में हमारी सरकार आई, हमने अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई, और फिर इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। केंद्र और प्रदेश सरकार ने सामूहिक रूप से कार्य किया। यहां पे हमने हॉस्पिटल भी किए, पीको बनाए, मिनी पीको का निर्माण किया, हमने आईटीसी का निर्माण किया, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर जगह जगह भी स्थापित किए, और हमने शौचालय बनाने के साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी उन क्षेत्रों में करने का कार्य किया। आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस से 95% मौतें कंट्रोल हो चुकी हैं। इंसेफ्लाइटिस से जो बच्चे मरते थे आज नहीं मर रहे हैं।
क्या ये शौचालय का परिणाम नहीं, शौचालय का निर्माण का परिणाम नहीं आया है? क्या वो बच्चे आपके वोट बैंक नहीं थे तो क्या आप उसके बारे में कोई कार्य योजना नहीं बनाएंगे? वो चौराहे में भाषण नहीं दे सकते थे, क्या आप उसके बारे में बोलेंगे नहीं? उन बच्चों की ही गलती थी या देश या प्रदेश उनकी उन प्रतिभा से वंचित रहा जो असमय कालकल्पित हुए? अन्यथा उनकी ऊर्जा हमें मिली होती, उनकी प्रतिभा का लाभ हमें मिला होता। हमारा तो एक एक किसान, हमारा एक एक श्रमिक, हमारा एक एक नौजवान हमारी ऊर्जा का प्रतीक है और हमें उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन उसकी उपेक्षा इसलिए होती थी क्योंकि वो मलिन बस्ती में रहता था, क्योंकि वो अल्पसंख्यक बस्तियों में रहता था और उस स्थिति से उभारने का कभी प्रयास नहीं हुआ। और इसीलिए खिल्ली उड़ाई जाती है कि आप तो शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। भाई हमारी तो योग्यता वही है, भाई हम लोग तो वहीं से निकले हैं कि कैसे उस समस्या को हमने देखा तो उस समस्या का समाधान का रास्ता भी हम लोग निकालेंगे। और आभारी है पूरा देश, 10 करोड़ लोगों को देश के अंदर एक एक शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। महोदय यही नहीं, हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना भी उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्ष के अंदर 42,50,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्रदेश के अंदर एक एक गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार ने किया है। 42,50,000 और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 1,08,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। महोदय कुल यानी 43.5 लाख गरीबों को आवास की सुविधा डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध करवाया है। ये 43 लाख गरीब पहले भी आवास प्राप्त थे, पहले भी उन्हें दिया जा सकता था। उनके जीवन को हम सरलीकृत कर सकते थे, आसान बना सकते थे। हम जब एक योजना को जोड़ते हैं, वो योजना उसके जीवन में परिवर्तन का कारक बनती है। एक एक योजना एक एक व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि उन्होंने एक एक योजना को केवल रेवड़ी बांटने का नहीं बल्कि स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनाया। और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के माध्यम में सभी योजनाएं बन सकती थी, बनाई जा सकती थी। पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार लिखती थी गरीबों को आवास मिलना चाहिए, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। हमें अवसर मिला, हम लोगों का सौभाग्य मिला कि हम लोग उन गरीबों की सेवा कर सकें और 43.5 लाख गरीबों को बनटांगिया गांव, आजादी के बाद वोटिंग का अधिकार नहीं था। पूछो ना, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन जनपदों के लोगों से पूछो ना, जनप्रतिनिधियों से पूछो ना, वे लोग यहां के नागरिक, उनको वोटिंग राइट नहीं, उनके यहां सड़क नहीं, उनके लिए बिजली नहीं, उनके लिए पानी नहीं, उनके लिए स्कूल नहीं, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, उनके लिए राशन नहीं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। 50 से 60 हजार की आबादी वंचित की गई थी। आखिर पिछली सरकारों का ध्यान उनकी तरफ क्यों नहीं गया? हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया और सभी प्रकार की सुविधाओं से उनको आज पूरा करने का काम भी कर रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, पहली बार उन्होंने पक्के मकान देखे हैं। बनटांगिया है, मुसहर है, मुसहर को हम लोग आवास उपलब्ध करवा रहे हैं। सहरिया है बुंदेलखंड में, थारू है नेपाल की तराई के क्षेत्रों में, चेरो है, कोल है। इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस धरती माता का इतिहास है, लेकिन उनके साथ कभी न्याय नहीं हो पाया, उन्हें सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाई इन लोगों ने। लेकिन आज उन सबको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। एक एक आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली का कनेक्शन फ्री में, उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में, राशन फ्री में,
ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है और ये सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास आगे बढ़ाए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। महोदय, उन क्षेत्रों में लोगों के मन में एक विश्वास है, एक विश्वास जगा है। विश्वास ये कि मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूं। सरकार कैसे होनी चाहिए, कैसे कार्य किया जाना चाहिए, इसके बारे में उसके मन में भी एक विश्वास जगा है और उसने अपना विश्वास की अभिव्यक्ति भी की है। यह पिछली सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन यह करने का काम भी नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों ने शिक्षा के बारे में क्या किया। क्या बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति क्या थी 2017 के पहले? बच्चों की स्थिति क्या थी? क्या स्थिति थी उनकी? शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही थी। आप कहेंगे कि ये 5 लाख भर्ती कहां की है? 1,26,000 तो बेसिक शिक्षा परिषद के ही स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया गया और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई। जब हम लोग आए थे 2017 में, श्रावस्ती एक जिला है, नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जनपद, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में श्रावस्ती को भी चिन्हित किया था। देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन, रोजगार सृजन, इन सभी मामलों में जो जिले पिछड़े रह गए थे, सामान्य जनपदों से पीछे रह गए थे, उन्हें ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने देश के अंदर चिन्हित किए थे और उसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। श्रावस्ती उसमें से था। मैंने जब श्रावस्ती के उस पे मैंने 2017 में मैं उसकी समीक्षा कर रहा था, क्या स्थिति है। बेसिक शिक्षा परिषद के 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं था, एक भी शिक्षक नहीं था। आप एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। आखिर 5 साल तक क्या कर रहे थे? 5 सालों तक क्या हो रहा था ये? क्यों नहीं हम 5 वर्षों तक उन 120 विद्यालयों की सुध ले पाए थे? और मैं अभिनंदन करूंगा अपने उन सभी जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक बेसिक शिक्षा परिषद के एक एक विद्यालय को गोद लेकर के और उनकी कायाकल्प कर दी। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट पेयजल की व्यवस्था, फ्लोरिंग की व्यवस्था, अच्छी मैटिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था। उन सभी जनप्रतिनिधियों का हमारे माननीय सभी विधायकों ने पिछली विधानसभा में भी और इस विधानसभा में मैंने आह्वान किया था, जो बचे हुए 1,30,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे हैं जिन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अब तक बुनियादी कुछ सुविधाओं से आच्छादित करने का काम हुआ। मैं चित्रकूट में गया था। चित्रकूट में कोल एक बस्ती थी, कोल बस्ती में गया था। कोल जाति से जुड़ी हुई एक बस्ती थी और मैंने वहां पर पूछा, मैंने कहा भी क्या यहां पे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में मैं गया था और वहां पे मैं गया था, मैंने कहा भी ये स्मार्ट क्लास जो यहां लगी है क्या ये वैसी लगी है, इसका कोई उपयोग भी होता है? शिक्षक चुप थे। विद्यालय में मैं अचानक गया था, तब तक 3री क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची खड़ी हुई। उसने कहा मैं जानती हूं। वो गई, उसने प्लग ऑन किया और फटाफट स्मार्ट क्लास का कैसे उपयोग किया जा सकता वो तत्काल उसको संचालन करने लग गई, उसके ऑपरेशनल उसमें लेके आ गई। हमने उनको अवसर नहीं दिया, इसलिए वो वंचित रहे थे। आज अवसर मिल रहा है, अब वह भी अपनी प्रतिभा की लोहा मनवा रही है और वह काम मैंने चित्रकूट में अपनी आंखों से देखा है। यही स्थिति प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों में भी है, हर जगह हुआ। नकल विहीन परीक्षा, इस नक्शे को भी प्राप्त किया गया प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर
माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ठीक करने की व्यवस्था, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चे कोई भी ऐसे न हो जो स्कूली व्यवस्था में आने से वंचित रह जाएं। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म देना, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना, मिड डे मील जैसे व्यवस्था को और अच्छी करने की व्यवस्था करना, अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके क्वालिटी फूड उन बच्चों को मिल सके, प्रोटीन और विटामिन की पर्याप्त मात्रा उन बच्चों को प्राप्त हो सके, इस पर ध्यान दिया गया। गर्म भोजन उन्हें उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए इस व्यवस्था यहां पर लागू की गई। उच्च शिक्षा में भी व्यापक सुधार हुए। और यहां पे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कौन से ऐसे आप लोगों ने विश्व स्तरीय संस्थान खोल दिए हैं। हमारे संस्थान वही हैं, आपने कुछ की चर्चा स्वयं ही की थी, बजट में भी उसका कुछ बात यहां पर आई है। हम कार्य पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। प्रदेश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है और वह कार्य अपना प्रारंभ कर चुकी है। इस साल के अंत तक उसका अपना भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। कार्य प्रारंभ हो चुका है। पहली बार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस उस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होंगे। प्रदेश के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना वहां हो रही है। कार्य प्रारंभ हो चुका है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस सत्र में हम लोग एफिलिएशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। जितने भी महाविद्यालय उसके कमांड एरिया में आएंगे। आजमगढ़ में नेता प्रतिपक्ष तो आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, विधानसभा के सदस्य बनने के पहले आजमगढ़ से ही थे। कम से कम अपने समय में खोल लिए होते विश्वविद्यालय, नहीं फुर्सत मिली, लेकिन हम लोगों ने महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हम लोगों। मैं सोच रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ये भी कह देंगे कि विश्वविद्यालय तो हमने भी सोचा था, लेकिन बना हमने दिया। लेकिन बनना चाहिए, ये आवश्यकता है, बनना भी चाहिए। वहां की आवश्यकता थी, हम लोगों ने बना दिया है। एप्लीकेशन की कार्रवाई चल रही है और उसका भवन का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बनाया जा रहा है और सहारनपुर में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में स्थापित हो रही है। राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी एक एक्ट ला करके पिक एंड चूज नहीं, एक पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी के माध्यम से पहले होता था कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट कम कर दो, बाकी कोई और आएगा तो ज्यादा बढ़ा दो। अब ऐसा नहीं होता है। एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को हर व्यक्ति फॉलो करे और पॉलिसी को फॉलो करते हुए फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करे। एक व्यवस्था बनाई गई, एक यूनिफॉर्म व्यवस्था, और उस यूनिफॉर्म व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के अंदर आज कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। टेक्निकल एजुकेशन में पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई भी संपन्न हुई। कोविड कालखंड में तमाम चैलेंजेस हमारे सामने आई, लेकिन उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ और अन्य तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश ने यहां पर अन्य बातों के अलावा मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ अन्य मुद्दों की चर्चा भी कर लिए होते, समाजवादी पेंशन के नाम पर कितना बड़ा घोटाला प्रदेश के अंदर हो रहा था, उस घोटाले की भी चर्चा कर लेते। हमने तो कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम पेंशन देंगे या भारतीय जनता पार्टी पेंशन, हमने कभी नहीं किया। पार्टी के नाम पे पेंशन नहीं होती जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है आपको तो
कम से कम ये देखना चाहिए कि नेताजी ने तो एक बार कहा था कि भाई अगर कार्यकर्ता देखने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को देखो। आपने यहां पे चर्चा की उस दिन के रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थाने में गए थे, लेकिन वो घटना सच नहीं थी। लेकिन हां, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहां पर एक पर्चा लहराया गया था और ये कहा जा रहा था कि जो बेसहारा गौवंश है उसके द्वारा कैसे प्रदेश में मारा जा रहा है, उसका उल्लेख। महोदय, वो चित्र कहां का था? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जल्ली कुट्टू एक खेल होता है और उस खेल में लोग बैलों की रेस लगाते हैं और उसके बाद उस खेलते हैं। उसी में बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जानलेवा हो जाता है। वह चित्र वहीं का है।